ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार। विकसित भारत एट 2047 अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भारत का स्वरूप कैसा होगा, इस संबंध में और संदर्भ में विभिन्न कार्यक्षेत्र में संलग्न नागरिक अपने अपने कार्यक्षेत्र की दृष्टि से भारतीय राष्ट्र को 2047 तक किस स्वरूप में देखते हैं, उस पर विचार विमर्श का एक यह विमर्शी डेलिब्रेटिव प्रक्रिया है जो नीति निर्माताओं को एक दिशा प्रदान करने का कार्य भी कर सकती है। भारतीय प्रजातंत्र अपनी 7 दशकों की विकास यात्रा में प्रौढ़ता और सुदृढ़ता को प्राप्त कर चुका है। यहाँ नियमित निर्वाचन संपन्न होते हैं, निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न होते हैं और निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक सहभागिता और संस्कृति का वह स्वरूप दिखाई देता है जो तात्विक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक होता है। अर्थात निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि दिखाई देती है और एक सहभागी संस्कृति, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर दिखाई देता है, जो कि एक शुभ प्रतीक है जिसके माध्यम से हम तात्विक प्रजातंत्र की दिशा को देख सकते हैं, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सहभागी राजनीतिक संस्कृति के तत्व को देख सकते हैं। लेकिन निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि को हम प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से केवल नहीं देखें और इस दौरान प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रभावी महत्व भी अधिक परिलक्षित होता है। लेकिन प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है कि शेष समय में नागरिक या मतदाता राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों और विकासात्मक नीतियों के प्रति कितना सहभागी, सहयोगी और चिंतनशील रहता है या उदासीन दिखाई देता है। मुझे इसमें उदासीनता थोड़ी सी दिखाई देती। इस उदासीनता से बाहर निकलने की दृष्टि से विकसित भारत एट 2047 जैसे अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और सामान्य जन में राष्ट्रीय चिंतन और विकास की एक दिशा में चिंतन करने की प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं और हमारे प्रजातंत्र को तात्विक प्रजातंत्र के स्वरूप या लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। एक राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मेरे समक्ष जब भी भारत के विकास का प्रश्न उपस्थित होता है और 2047 तक अर्थात स्वतंत्रता के 100 वर्षों पश्चात इसके स्वरूप की मैं जब कल्पना उभरती है तो मैं हमारे राष्ट्र को तात्विक प्रजातांत्रिक मूल्यों के शिखर पर देखता हूं। मेरी इस कल्पना का आधार भी है और कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मैं राजनीतिक सिद्धांत का विद्यार्थी हूं और मैं सैद्धांतिक दृष्टि से अगर अपने इस कल्पना को देखूं तो आधुनिक प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के 3 प्रमुख संस्करण मिलते हैं। प्रथम शास्त्रीय सामाजिक समझौता सिद्धांत का मॉडल है जो हॉब्स लॉक रूसो ने दिया है। हॉब्स लॉक रूसो द्वारा आधुनिक प्रजातंत्र का सैद्धांतिकरण किया गया है और इस सैद्धांतिकरण में स्वेच्छावाद, वॉलेंटेरियलिज्म और लोकप्रिय इच्छा, पॉपुलर विल को नागरिक समाज और समाज के निर्माण हेतु समझौता समिति का आधार माना गया है। दूसरा जो मॉडल है वो योगात्मक या अभिजन मॉडल है, एलिटिस्ट मॉडल जिसको कहते हैं। जोसेफ ए सुम्पीटर और सार्टोरी ने आधुनिक समय में बड़ी जनसंख्या वाले समाजों में प्रजातंत्र की बहुसंख्या और बहुलता द्वारा उस मान्य समुच्च के रूप में देखा है जिनके द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन संभव होता है। यह मॉडल शासन और निर्णय निर्माण की इच्छाओं या मतों के योग की प्रक्रिया पर आग्रह रखता है। और तीसरा मॉडल जिस पर आज मुख्य रूप से चिंतन या जो 2047 में प्रक्रियात्मक या विमर्शी प्रजातंत्र हमारा होगा, वह है तीसरा मॉडल, बहुलतावादी या विमर्शी मॉडल। इसके समर्थकों में जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन रॉल्स और यूर्गेन हेबरमास
जैसे विचारों को सम्मिलित किया जाता। विमर्शी प्रजातंत्र का मॉडल प्रजातंत्र के प्रक्रियात्मक पहलुओं को अधिक परिष्कृत करने पर आग्रह रखता है और प्रजातंत्र के तात्विक स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस मॉडल में प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रतिनिध्यात्मक बनाने, लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञानात्मक गंभीरता लाने और लोक नीति निर्माण में न्याय, स्वतंत्रता, समानता के आदर्शों को बढ़ाने, नागरिकों के चरित्र पर प्रजातांत्रिक नैतिक प्रभाव को बढ़ाने जैसी कार्यवाहियों पर आग्रह रखा जाता है। इस प्रकार यह मॉडल एक शासन के प्रकार के रूप में प्रजातंत्र की सहायक और नैतिक श्रेष्ठता पर आग्रह रखता है। समसामयिक दार्शनिक आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत के पुनरागमन के प्रणेता जॉन रॉल्स ने सन 1971 में प्रकाशित अपनी महत्वपूर्ण रचना अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में सार रूप में प्रजातंत्र और संविधानवाद को जोड़ने का प्रयास किया। रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में स्वतंत्रता और समानता के परस्पर विरोधी आदर्शों में दार्शनिक सशक्तता से संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। रॉल्स ने सभी के लिए स्वतंत्रता, सभी के लिए अवसर की समानता और अत्यल्प प्राप्त लीस्ट एडवांटेज व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के लिए विभेद सिद्धांत की रचना करके मूल संरचना में प्रथम सद्गुण के रूप में न्याय की स्थापना का आग्रह व्यक्त किया तथा इस न्याय की स्थापना में अज्ञान के आवरण की पृष्ठभूमि में विमर्श की प्रक्रिया, डेलिबरेटिव, जो आज हम 2047 को दृष्टिगत रखते हुए विमर्श कर रहे हैं, तो उस विमर्श की प्रक्रिया पर आधारित एक अतिव्यापित सहमति, ओवरलैपिंग कंसेंसस की प्राप्ति को आवश्यक माना है। विमर्श की इस प्रक्रिया का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्राचीन यूनान में 427 BCE में पेरिक्लीज ने विचार विमर्श को विवेकपूर्ण कार्य हेतु प्राथमिक पूर्व आवश्यकता माना है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु, जिसको हम सब जानते हैं, उनकी भी मान्यता रही है कि विशेषज्ञ द्वारा अकेले लिए गए निर्णय से सामान्य लोगों द्वारा विमर्श के आधार पर लिया गया निर्णय अधिक अच्छा होता है। तो इस प्रकार किसी विचार, किसी उद्देश्य और किसी भी प्रश्न को लेकर सहमति पर पहुंचने के लिए विमर्श आवश्यक है। ऐसा नहीं कि विमर्श की परंपरा भारत में नहीं रही है। भारत में भी विमर्श और संवाद की परंपरा बहुत ही प्राचीन समय से देखी जा सकती है। प्राचीन भारत में परस्पर विरोधी मतों और मान्यताओं के समर्थकों के मध्य शास्त्रार्थ की परंपरा रही है और उस शास्त्रार्थ के माध्यम से वह किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते थे। भारतीय जनमानस में प्रजातंत्र की गहरी पेट का एक कारण संवाद और विमर्श की महत्वपूर्ण परंपराओं को भी माना जा सकता है। विमर्श की परंपरा भारतीय बौद्धिक क्षेत्र और दर्शन के साथ साथ सामान्य जन में भी बहुत गहरे से बैठी हुई है। इसीलिए हम हमारे प्रजातंत्र के भविष्य को बहुत ही उज्जवल रूप में देखते हैं और उसकी संकल्पना करते हैं कि निरंतर निर्वाचन हो रहे हैं, निरंतर निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन समय पर हो रहे हैं और निर्वाचन से हम प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र को तो प्राप्त कर रहे हैं, हम प्रजातंत्र के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरी कर रहे हैं, लेकिन प्रजातंत्र के तत्व, सत्व, जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व है, इसको प्राप्त करने के भी जो तात्विक प्रजातंत्र के आवश्यक हैं, उसकी दिशा में हम निरंतर सुदृढ़ीकृत हो रहे हैं। और ऐसी अनेक संस्थाएं दिखती है, औपचारिक संस्थाएं भी है, अनौपचारिक संस्थाएं भी है। औपचारिक संस्थाओं में तो हम हमारी संसद को देख सकते हैं। ग्राम सभा भी अब एक औपचारिक संस्था के रूप में संवैधानिक आधार प्राप्त कर चुकी है। तो ये तो विमर्श की औपचारिक संस्थाएं है ही, लेकिन अनौपचारिक संस्थाएं भी अनेक हैं जिनके आधार पर भारतीय समाज में विमर्श की एक परंपरा रही है और उस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। भारतीय समाज में संवाद की जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं और संरचनाएं हैं, जिनका अपना सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी है। भारत के समाज में इन्हीं अनौपचारिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के कारण अनेक ऐसे संत पुरुष हैं जो कहीं वो रामदेव बाबा कहे जाते हैं, तो कहीं रामशाह पीर कहे जाते हैं और साझा संस्कृति की स्थिति दिखती है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उज्जैन में कुंभ के मेले के समय एक समय ऐसा भी था कि शैव और वैष्णव अखाड़ों के मध्य बड़ी संघर्ष की स्थिति थी और प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द हुआ करता था। लेकिन समय के साथ, विमर्श के साथ, शास्त्रार्थ के साथ साथ यह इस संघर्ष की स्थिति ने हरिहर मिलन की विशिष्ट परंपरा का रूप धारण कर लिया है और संवाद के माध्यम से आज इनके मध्य विवाद परस्पर समायोजित हो गए हैं। उक्त सभी उदाहरणों से इतना तो माना ही जा सकता है कि भारतीय समाज में संवाद और विमर्श की एक गहन परंपरा रही है। यही संवाद और विमर्श की समसामयिक विमर्शी प्रजातंत्र में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मानी जाती है।
जो जुर्गेन हेबरमास और जॉन रॉल्स जिस विमर्श की बात कर रहे हैं, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जॉन रॉस जिस विमर्श के आधार पर अति व्यापित सहमति, जिसको ओवरलैपिंग कंसेंसस कहते हैं, पर जाने का प्रयास करता है या जाने का एक राह विमर्श को मानता है, एक साधन विमर्श को मानता है, उसी तरीके से जुर्गेन हेबरमास जो कम्युनिकेटिव कोऑपरेटिव एक्शन, जुर्गेन हेबरमास ने द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, जो यूरोप में जब कॉफी हाउस, टीवी या अन्य इस तरीके के इंटरटेनमेंट साधन या आने के कारण जो कॉफी हाउस में जो अनौपचारिक चर्चाएं होती थी, उनमें संरचनात्मक परिवर्तन देखा और समाज के क्षरण को देखा, तो उसने कम्युनिकेटिव कोऑपरेटिव एक्शन की बात कही है। और वह कब आ सकती है? एक आइडियल स्पीच सिचुएशन से आ सकती है, जब मुझे पता है कि ये मेरा पीयर ग्रुप या मेरा दोस्त है या मेरे समाज का है, उम्र ऊंची नीची हो सकती है, लेकिन वहां बिना किसी भय से अपनी अंदर की बात प्रकट कर सके, तो वह एक विमर्श की स्थिति आती है। ऐसा नहीं है, भारतीय ज्ञान परंपरा में भी विमर्श और संवाद के नियम दिए गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन है, जो आस्तिक परंपरा के दर्शन है, उसमें तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता अक्षपाद गौतम को माना जाता है। गौतम ने भी न्याय सूत्र में संवाद की विस्तृत व्याख्या और व्यवस्था प्रदान की है। न्याय दर्शन का सामान्य प्रभाव तो संपूर्ण भारत में दिखाई देता है, इसीलिए हम वाद विवाद और वितंडावाद की बार बार बात करते हैं, न्याय के नियमों की बात करते हैं कि बात का बतंगड़ मत बनाओ। तो वो अपभ्रंश हो गए हैं कि वाद विवाद और वितंडावाद, तो कोई विवाद और फिर उसका अपभ्रंश या उसका डिस्टॉर्शन कर दें तो हम वितंडावाद की स्थिति में कहते हैं। इस पर अलग बात कर सकते हैं, लेकिन न्याय दर्शन में संवाद के कुछ निश्चित नियम दिए गए हैं, विमर्श के कुछ निश्चित नियम दिए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए विभिन्न पक्षों के मध्य संवाद स्थापित किया जाए तो सने सने विवाद के विभिन्न पक्षों के मध्य कुछ मुद्दों पर सहमति बनना प्रारंभ हो जाती है, तथा कालांतर में इनके मध्य का विवाद विलुप्त भी हो सकता है। और उदाहरण के रूप में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में इतिहास में जो विवाद देखा गया था, वर्तमान में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मध्य कोई विवाद ऐसा परिलक्षित नहीं होता है। बहुत सी चीजों पर सहमति हो गई है, और जो विष्णु के 24 अवतार है उसमें बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में स्थान दिखाई देता है। तो ये सब विमर्श और संवाद की परंपरा का ये औपचारिक या ये ज्ञान के क्षेत्र में है, लेकिन मेरा आज जो है मुख्य केंद्र यह है कि हमारे यहाँ ऐसी अनेक अनौपचारिक परंपराएं भी रही है, संवाद की अनेक अनौपचारिक संस्थाएं भी रही है, जहां जो है विमर्श होता था। वो विमर्श जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी या तात्विक प्रजातंत्र हमारा है उसके लिए आवश्यक है। भोपाल का ही उदाहरण ले तो यहाँ एक पटिया संस्कृति रही है, मालवा में चौतरा, चबूतरा, नुक्कड़, बंगाल में नामघर और चौराहा, इस तरीके के हमारे समाज में अनेक अनौपचारिक संस्थाएं रही है, जहां बैठकर, ये कोई अकादमिक दृष्टि से इनका महत्व नहीं भी हो सकता, लेकिन डेलिब्रेशन के रूप में इनका महत्व होता है। और जैसे कि पटिया संस्कृति की हम बात करें तो पटिए पर बैठ करके अनौपचारिक रूप से बातें किया जाती थी या आलोचनाएं होती थी, व्यक्ति की आलोचनाएं होती थी, समाज या किसी नीति की आलोचनाएं होती थी, और उन्हें गंभीरता से भी लिया जा सकता था और आवश्यक परिवर्तन भी किया जाता था। बेगम, भोपाल में जो यहाँ की राजशाही के समय बेगम और नवाब अपने कारिंदों को वहां भेज करके, और वहां किस तरह का उनके उस नीति या उनके उस डिसीजन के प्रति क्या विचार विमर्श हो रहा है, या क्या उस पर जिसको सटायर कह लें या व्यंग हो रहा है, उस आधार पर अपने निर्णय करते थे। इसी तरीके से हर जगह, हर स्थान पर चौतरा, चबूतरा, नुक्कड़ या नामघर, देवघर, इस तरीके की जो ये समाज की विमर्श की जो औपचारिक संस्थाएं थी, ये भारत के प्रजातांत्रिक सुदृढ़ीकरण में बहुत ही महत्व रखती है। और इसी कारण हमारे यहाँ प्रजातंत्र का जो है तात्विक स्वरूप को प्राप्त करने की एक मार्ग प्रशस्त हो सकती है। भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विमर्श के आदर्श को तो स्वीकार करते हुए मानवीय इतिहास की सबसे व्यापक विमर्श की संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उसे ग्राम सभा की संज्ञा दी गई। भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में संघात्मक शासन प्रणाली में जैसे कि 2 स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य, और उससे तीसरा स्तर हमारा पंचायती राज की विमर्शी संस्था को भी लिया गया है। इस तरह से मुझे लगता है कि ये विमर्श की परंपराएं, विमर्श की संस्थाएं समय समय पर सुदृढ़ हो करके और हमारे
तात्विक प्रजातंत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी और हम 2047 तक एक प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र से आगे सुदृढ़ीकृत होते होते हम एक तात्विक प्रजातंत्र की श्रेणी में आ सकते हैं। इस पर और भी चिंतन करके और इस विचार को विकसित किया जा सकता है। हम सब इस पर सोचें और गंभीरता से विचार करें। प्रजातंत्र से अच्छी वर्तमान में कोई उपलब्ध शासन प्रणाली नहीं है, इसलिए प्रजातांत्रिक मूल्यों के में हम प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र में पूर्णतः खरे उतर चुके हैं। हमको 7 दशक हो गए हैं। अब हमको तात्विक प्रजातंत्र की राह में हम जब आगे बढ़े हैं तो 2047 तक जब हमें 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब तक हम पूर्णतः तात्विक प्रजातांत्रिक देशों की श्रेणी में सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।